नमस्ते बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो क्लास है वो हमारा एक टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है इम्पीरिकल फॉर्मूला। अब इम्पीरिकल फॉर्मूला हम किसे कहते हैं, क्या होता है, उसे हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले इम्पीरिकल फॉर्मूला को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक डिफाइन आती है मोलिकुलर फॉर्मूला, देन हम उसके बाद में देखेंगे कि इम्पीरिकल फॉर्मूला हम किसे कहते हैं। से मोलिकुलर फॉर्मूला, जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ, देखो जैसा कि आपने पहले भी हम पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर कि H2O, से एग्जांपल के लिए H2O हमारे पास है। तो ये जो मैंने ये सिंबल लिखा हुआ है H2O, ये मोलिकुलर फॉर्मूला कहलाएगा, किसका, वाटर का। जैसे NH3, अब ये जो मैंने यहाँ पे NH3 लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है, किसका, अमोनिया का। तो यानी मोलिकुलर फॉर्मूला वो एक सिंबल है, मोलिकुलर फॉर्मूला एक ऐसा सिंबल है जिसके थ्रू हम किसी भी मोलिक्यूल को शो कर सकते हैं। जैसा कि H2O के अंदर आप देख सकते हैं, H2O को हमने यानी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो H2O लिखा हुआ है, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, वाटर का। इसका रिप्रेजेंटेशन है वाटर का। और वहीं अगर हम बात करते हैं, ये जो NH3 हमारा लिखा हुआ है, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, किसका, अमोनिया का। तो वैसे से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं CO2। ये हम छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। पर इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है देखने वाली, वो ये है कि इसमें सिंबल्स के साथ साथ हमने कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं। जैसे अगेन अगर हम लिखें वाटर, तो वाटर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मोलिकुलर फॉर्मूला है, वो है H2O। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक वाटर के मोलिक्यूल के अंदर दो तो हाइड्रोजन है और एक हमारा ऑक्सीजन है। वहीं अगर हम बात करें से अमोनिया की, वहीं अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया के अंदर क्या है भाई हमारा, अमोनिया को अगर हम लिखें तो ये है हमारा NH3, ये है हमारा NH3। तो NH3 जो हम देख सकते हैं यहाँ पर, इस अमोनिया के फॉर्मूले के अंदर एक तो हमारा नाइट्रोजन है और तीन हमारे हाइड्रोजन है। अमोनिया के फॉर्मूले के अंदर एक नाइट्रोजन है और तीन हमारे हाइड्रोजन है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर हमें ये भी मेंशन करा होता है कि हमारे जो अलग अलग एटम्स हैं उनकी संख्या कितनी है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला को लिखें, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे एक कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल के अंदर हमारा एक एटम कार्बन का है, तो वहीं दो एटम हमारे किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो बच्चों ये तो हमारी बात हुई मोलिकुलर फॉर्मूला की। अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा उसको भी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम नीचे यहाँ पे डिफाइन लिखी भी हुई है, ये रही हमारे पास डिफाइन इंपेरिकल फॉर्मूला की। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, पहले डिफाइन देखते हैं, फिर थोड़े से इसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इंपेरिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि हमें ये बताता है कि उस कंपाउंड के अंदर जो अलग अलग एटम्स हैं, उस कंपाउंड के अंदर जो अलग अलग एटम्स हैं वो किस रेशो में हैं, एग्जैक्ट नंबर में नहीं, किस रेशो में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ बेंजीन का, तो हम बेंजीन को लिख लेते हैं। तो से C6H6, तो हम देख सकते हैं जो हमने बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके अंदर 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। तो अगर हम रेशो निकालने जाएं तो हमारा रेशो कितना आएगा भाई, 6 से 600 कट जाएगा, तो हमारा रेशो कितना आएगा, 1:1। तो हम देख सकते हैं हमारे बेंजीन के अंदर कार्बन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है, यानी रेशो, रेशो अगर हम देखें तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशो कितना है, 1:1। तो अगर इसको हम रेशो के हिसाब से फॉर्मूला लिखें तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, CH, क्या आएगा, CH। तो हम देख सकते हैं बेंजीन के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो है वो 1:1 है। इस वजह से बेंजीन का जो रेशो वाला, सिंपल रेशो वाला फॉर्मूला आया वो क्या आया, CH आया। इस CH वाले फॉर्मूला को ही हम क्या बोल रहे हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बोल रहे हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। ध्यान रखना बच्चों। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला हम उस फॉर्मूला को कहते हैं जो कि हमें ये बताता है कि किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूला में
किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूला में जो अलग अलग एटम्स हैं वो किस रेशो के अंदर है। इंपीरिकल फॉर्मूला सिर्फ हमें ये बताता है, इंपीरिकल फॉर्मूला सिर्फ हमें ये बताता है कि एटम्स किस रेशो के अंदर है, एग्जैक्टली कितने हैं वो हमें नहीं बताता। तो थोड़े से और चीज़ें हम देख लेते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला के एग्जांपल्स वगैरह। तो बच्चों अगर हम आगे चलें तो हम देख सकते हैं से ये रहे हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज। तो आप देखेंगे ज़रा इसके अंदर कि हमारे पास है, अगेन दोबारा से स्टार्टिंग में अगेन बेंजीन आ गया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमें C6H6 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर हम 6 से पूरे फॉर्मूला को डिवाइड कर दें, अगर हम इस पूरे फॉर्मूला को 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है, CH आ रहा है। तो ये CH हमारा क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। तो बच्चों अगर हम सेकंड वाले फॉर्मूला के अंदर देखें तो सेकंड वाले फॉर्मूला के अंदर छोटा नंबर कौन सा है, देखो चेक करो जरा, इनके अंदर रेशो निकालने के लिए हम कर रहे हैं। ये कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन 12 हैं। कार्बन हमारे 6 हैं और हाइड्रोजन हमारे 12 हैं। तो अगर हम इस पूरे फॉर्मूला को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, जो रेशो अगर हमारा बनेगा वो रेशो क्या बनने वाला है, 1:2। तो हम देख सकते हैं कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2। तो हमारा जो एक फॉर्मूला आया CH2, ये CH2 हमारा क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला किसका, इस सेकंड वाले कंपाउंड का। फिर अगर हम बात करें थर्ड वाला कंपाउंड, थर्ड वाले कंपाउंड में आप देख सकते हो हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2 हैं। तो रेशियो क्या बनेगा, 1:1। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1। तो हमारा जो ये HO फॉर्मूला आया है ये इंपीरिकल फॉर्मूला है किसका, थर्ड वाले कंपाउंड का। वहीं अगर हम बात करें फोर्थ वाले कंपाउंड की, तो फोर्थ वाले कंपाउंड में जो सबसे छोटा नंबर हमें दिख रहा है वो क्या है, 1। तो अगर हम इसका रेशो निकालें तो रेशो क्या आ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, 2:1। तो यानी H2O का जो इंपीरिकल फॉर्मूला है वो यही है, यानी खुद ब खुद वो अपना ही क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला है। सेम कहानी हम इसके अंदर भी देख सकते हैं फिफ्थ वाले के अंदर। तो फिफ्थ वाले के अंदर जो सबसे छोटा नंबर आ रहा है वो कार्बन का आ रहा है, 1। अगर हम इस पूरे फॉर्मूला को 1 से डिवाइड करेंगे फिफ्थ वाले को तो वापस से यही फॉर्मूला आ जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें सिक्स्थ वाले कंपाउंड में, सिक्स्थ वाले कंपाउंड के अंदर जो छोटा नंबर है वो है 2। अगर इस सिक्स्थ वाले कंपाउंड को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो हम देख सकते हैं तो हमारा रेशो कितना आने वाला है, 1:3। यानी 1 हमारा बोरॉन है और वहीं 3 हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया BH3, ये BH3 हमारा क्या आ गया, इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया किसका, कंपाउंड नंबर 6 का। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर हम देखें सेवन्थ वाले कंपाउंड में, तो हम देख सकते हैं छोटा नंबर 2 है। तो छोटे नंबर 2 से अगर डिवाइड करें तो हमारा रेशो क्या आ रहा है, 1:2। तो नाइट्रोजन हमारा 1 और ऑक्सीजन हमारे 2। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा NO2, ये NO2 हमारा क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला। सेम इसके लिए भी रेशो क्या है, 1:1। तो हमारा जो CH बनेगा वो क्या बनेगा, एट्थ वाले कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं सभी के सभी इंपीरिकल फॉर्मूलाज में, ये इंपीरिकल फॉर्मूलाज हमें ये बताते हैं कि हमारे कंपाउंड में जो अलग अलग एटम्स हैं उनका रेशो क्या है। सिर्फ रेशो ही बताते हैं, ये नहीं बताते कि हमारे कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर हमने एल्कीन से लिए हुए हैं, ये भी एक एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है और ये भी एल्कीन है। अब अगर इन सभी का इंपीरिकल फॉर्मूला निकाला जाए तो आप बेसिकली देख सकते हैं सबके अंदर कार्बन का और हाइड्रोजन का, एल्कीन्स हैं तो आप बेसिकली देख ही सकते हैं कार्बन का रेशियो कितना है, 1 और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, 2। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो सभी के सभी एल्कीन्स का, सभी के सभी एल्कीन्स का जो इंपीरिकल फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, CH2। जैसा कि हमने यहाँ पर ऊपर मेंशन भी करा हुआ है, सिंपल रेशो के अंदर जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है CH2, ये CH2 ही हमारा क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला इन सभी के सभी एल्कीन्स का। चलो ठीक है। अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो से फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर हम फर्स्ट वाले एल्कीन को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं अगर मुझे वापस से फर्स्ट वाला एल्कीन लाना हो तो मुझे कितने इंपीरिकल फॉर्मूलाज लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इस इंपीरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 2 इंपीरिकल फॉर्मूला की यूनिट्स लगेंगी तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला। अगर दूसरे वाले एल्कीन को लाना हो तो हम देख सकते हैं, अगर दूसरे वाला एल्कीन हमें वापस चाहिए तो हमने क्या करा,
इस इंपीरिकल फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से। थर्ड वाले हमारे एल्कीन को वापस लाना हो तो हमने इंपीरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करा किससे, 4 से। तो हमने अगर फोर्थ वाला इंपीरिकल फोर वाला अगर हमें वापस चाहिए हो, देखना बच्चों, तो यहाँ पे हमने दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एक बार इसको, है ना। रब गंदा हो गया थोड़ा सा, इसको रब कर लेते हैं एक बार, स्टार्टिंग से दोबारा देखते हैं। तो इंपीरिकल फॉर्मूला तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं दोबारा। तो फर्स्ट वाला हाइड्रोकार्बन देखो, फर्स्ट वाला जो एल्कीन है, अब फर्स्ट वाले एल्कीन के अंदर 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। अगर मुझे ये वापस चाहिए इंपीरिकल फॉर्मूला, तो इमेजिन कर देखो ज़रा, तो हमारे पास ये रहा इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। अगर इसके इंपीरिकल फॉर्मूला को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो वापस से वही हमारा एल्कीन आ गया। और जो हमारा ये वाला एल्कीन है, अगर मैं इंपीरिकल फॉर्मूला को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वापस से वही हमारा फॉर्मूला आ गया। और ये हमारा जो थर्ड वाला एल्कीन है, थर्ड वाले एल्कीन के लिए मैंने क्या करा, जो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला था उसको मैंने मल्टीप्लाई करा 4 से। फिफ्थ वाले एल्कीन के लिए जो मेरा इंपीरिकल फॉर्मूला था उसको मैंने मल्टीप्लाई करा 5 से। जो हमारा फिफ्थ वाला एल्कीन है इसके लिए मैंने इंपीरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करा 6 से। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इंपीरिकल फॉर्मूलाज को एक पर्टिकुलर नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे तो वैसे वैसे हमारे ओरिजिनल फॉर्मूला यानी ओरिजिनल मोलिकुलर फॉर्मूला या फिर जिसे हम एक्चुअल मोलिकुलर फॉर्मूला कह सकते हैं वो वापस हमें मिल जाते हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से। अब इसको किसी दूसरे तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जरा अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो ये फर्स्ट वाला एल्कीन है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 इंपीरिकल फॉर्मूला लगते हैं तब जाके हमें फर्स्ट वाला एल्कीन मिलेगा। नीचे वाले को अगर हम देखें इस वाले को तो हम कह सकते हैं 3 इंपीरिकल फॉर्मूला लगते हैं सेकंड वाले एल्कीन के लिए, 4 इंपीरिकल फॉर्मूला लगते हैं थर्ड वाले एल्कीन के लिए, 5 इंपीरिकल फॉर्मूला लगते हैं फोर्थ वाले एल्कीन के लिए और 6 इंपीरिकल फॉर्मूला लगते हैं इस फिफ्थ वाले एल्कीन के लिए। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी तरह से ये पता लग जाए कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है इंपीरिकल फॉर्मूला को, तो हम ओरिजिनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर अगर हमें किसी तरह से ये पता लग जाए कि इंपीरिकल फॉर्मूला को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हमें पता लग जाए इंपीरिकल फॉर्मूला को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम वापस से ओरिजिनल फॉर्मूलाज को निकाल सकते हैं। तो अब ये नंबर्स कैसे पता लगेंगे, चला इसको हम समझते हैं। तो आई होप इंपीरिकल फॉर्मूला तो आपको पता लग गया होगा। तो एक्चुअल फॉर्मूला अगर हम बेसिकली देखें किसी भी कंपाउंड का, जो एक्चुअल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो इंपीरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर n। तो हमारा जो मेन उद्देश्य होने वाला है, जो हमारा मेन एम होने वाला है, इस n को ही पता करना है अभी कि हमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें इंपीरिकल फॉर्मूला को, ताकि हमारा ओरिजिनल मोलिकुलर फॉर्मूला वापस आ जाए। ठीक है, तो इसको जरा देखते हैं आगे। अब इमेजिन करो से एक मेरे पास कंपाउंड है से X, मेरे पास कंपाउंड है X, ठीक है। उसका जो एक्चुअल मोलिकुलर मास है वो है 60, उसका जो एक्चुअल मोलिकुलर मास है वो है 60। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है X, उसका जो ओरिजिनल एक्चुअल मोलिकुलर मास है वो कितना है, 60 U। चलो, और वहीं उसका जो इंपीरिकल फॉर्मूला है, इंपीरिकल फॉर्मूला को हमने y बोल दिया। वहीं जो उसका इंपीरिकल फॉर्मूला है, उसका जो मोलिकुलर मास है वो है 15 U। और बेसी बात है इंपीरिकल फॉर्मूला के अंदर भी एटम है तो उसको कुछ ना कुछ मास तो रहा ही होगा। जैसे हम देख सकते हैं ये हमारा जो है, ये हमारा कंपाउंड 8 है, ये वाला कंपाउंड 8 है, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला कितना है CH। तो CH का कुछ मास तो होगा। 12 क्या होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 + 1 कितना हुआ 13। तो 13 U हमारा क्या हो गया, इस CH नाम के इंपीरिकल फॉर्मूला का मास। तो वैसे ही हम इस एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है, एक मोलिक्यूल है X, जिसका एक्चुअल में जो मास है वो कितना है 60 U। वहीं उस कंपाउंड का
वहीं उस कंपाउंड का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसका भी कुछ ना कुछ मास रहा, तो हमने मान लिया से 15u। अब आप थोड़ा सा सोचें कि अगर मुझे कितने इंपेरिकल फॉर्मूला लगेंगे, मुझे कितने इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे 15-15 मास वाले, ताकि वो कितने बन सकें 60 के बराबर। तो बेसिकली आप देख सकते हैं आपने क्या करा, अगर मुझे कितने मास लगेंगे, कितने इंपेरिकल फॉर्मूलाज लगेंगे 15-15 मास वाले, कितने इंपेरिकल फॉर्मूला लगेंगे 15-15 मास वाले, दोबारा से लिख लेते हैं इसको। तो हाँ जी, तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया 15-15 मास वाला, तो मुझे कितने इंपेरिकल फॉर्मूलास लगेंगे 15-15 मास वाले, ताकि उन सब का टोटल कितना हो जाए 60। तो बेसिकली आपने क्या करा होगा, 60 को डिवाइड कर दिया 15 से, और डिवाइड करने के बाद क्या आया 4। तो इसका मतलब हमें ऐसे 4 इंपेरिकल फॉर्मूलाज लगेंगे, ऐसे हमें 4 इंपेरिकल फॉर्मूलाज लगेंगे, ताकि वो ओरिजिनल मोलिकुलर फॉर्मूला के बराबर बन सके। तो इसका मतलब अगर मैं हमारे इंपेरिकल फॉर्मूला को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो ओरिजिनल मोलिकुलर फॉर्मूला के बराबर आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। से मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है Z, मेरे पास एक कंपाउंड है Z, एक्चुअल में जो कंपाउंड है, ओरिजिनल कंपाउंड है वो है Z, उसका एक्चुअल मोलिकुलर मास है 100। और वहीं हमने क्या देखा, उस Z नाम का जो कंपाउंड है उसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, उसके इंपेरिकल फॉर्मूला का जो मास है वो है 10u। 10 की जगह चलो 20 ले लो आप, ठीक है, रब कर लेते हैं इसको, 20 कर लेते हैं लग। हाँ जी, तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका ओरिजिनल या एक्चुअल जो मास है वो कितना है 100u। और वहीं उस कंपाउंड का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना है 20u। अब बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कितने इंपेरिकल फॉर्मूलाज लगेंगे 20 मास वाले, ऐसे कितने इंपेरिकल फॉर्मूलाज लगेंगे 20 मास वाले, ताकि वो किसके बराबर हो सके 100 के बराबर। तो आप बेसिकली मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कितने लगेंगे 5 लगेंगे। इसका मतलब 5 कैसे आया कि उसके आपने ओरिजिनल मास को, एक्चुअल मास को डिवाइड कर दिया इंपेरिकल फॉर्मूला के मास से। तो डिवाइड करने के बाद में आपको पता लगा कि नंबर कितना आया 5। तो इसका मतलब अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, इस चीज़ का मतलब है मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला को, अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो मुझे ओरिजिनल कंपाउंड मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये जो हमारा नंबर आया था 5, और इस वाले केस में जो ये हमारा नंबर आया था 4, ये वैसे उसी नंबर की तरह काम कर रहा है जिससे हम इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमें ओरिजिनल एक्चुअल मोलिकुलर फॉर्मूला मिल सके। तो बच्चों दोबारा रिपीट करते हैं इसको थोड़ा सा। तो हमने जैसे कि ऊपर देखा था एल्कीन वाले एग्जाम्पल में कि हमें अगर ओरिजिनल फॉर्मूला चाहिए, अगर हमें एक्चुअल फॉर्मूला चाहिए, अगर हमें एक्चुअल फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या करते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला को ही मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एक पर्टिकुलर नंबर से, ठीक है। और वो पर्टिकुलर नंबर किसके बराबर है, अभी हमने एग्जांपल्स में देखा, अगर हम उस कंपाउंड के मोलिकुलर मास को, उस कंपाउंड के एक्चुअल मोलिकुलर मास को, उस कंपाउंड के एक्चुअल मोलिकुलर मास को डिवाइड कर दे किससे, इंपेरिकल फॉर्मूला के मास के। इसको थोड़ा सा और एक बार और देख लेते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। से हमारे पास एक एग्जांपल ले लिया हमने समझने के लिए। से मान लो बच्चों हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर मास, ध्यान से सुनिए, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका जो मोलिकुलर मास है वो है 78। एक हमारे पास कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर मास है 78, और जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो है CH। अब हमसे पूछा जा रहा है ओरिजिनल मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ। तो हमसे ये पूछा जा रहा है बेसिकली कि जो हमारा कंपाउंड है उसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है किसका, जो हमें पास ये इंपेरिकल, सॉरी, जो हमारे पास ये इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है इसका कुछ मास तो होगा। तो CH का मास निकाल लेते हैं। C का कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितना आ गया 13, कितना आ गया 13 आ गया, 13u। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा गया है कि हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है।
तो ओरिजिनल फॉर्मूला तो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें ये n वाला नंबर पता हो। अभी n नंबर कैसे मिलेगा, क्यों, n से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम इंपेरिकल फॉर्मूला को, ताकि हमें क्या मिल सके, मोलिकुलर फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला मिल सके। तो ये n कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान से सोचें जरा। हमें बोला गया है कि जो हमारा ओरिजिनल एक्चुअल फॉर्मूला है, जो हमारा एक्चुअल कंपाउंड है, उसका मास है 78, और जो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला आया उसका मास हम निकाल चुके हैं, जो कि कितना आया 13U। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से सोचो, 13U वाले यानी 13 मास वाले कितने इंपीरिकल फॉर्मूला लगेंगे, मतलब कितने इंपीरिकल फॉर्मूला लगेंगे 13 मास वाले, ताकि उन सबका मास कितना हो जाए 78। यानी मुझे 13 मास वाले कितने इंपीरिकल फॉर्मूला लेने पड़ेंगे ताकि उन सबका मास कितना हो जाए 78 हो जाए। तो कैसे पता करेंगे भाई, बड़ा सिंपल सा है। 78 यानी जो कंपाउंड का एक्चुअल मास है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 13 से। और 13 क्या हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला का मास। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद में कितना आ रहा है 6। इसका मतलब मुझे 6 इंपीरिकल फॉर्मूला लगेंगे। कितने इंपीरिकल फॉर्मूला लगेंगे, 6 इंपीरिकल फॉर्मूला लगेंगे, तब जाके हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला आएगा, एक्चुअल फॉर्मूला आएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सोल्व भी हमने किया हुआ है। अगर हमें n निकालना है तो हमने क्या करा, जैसा कि मैंने ऊपर इस फॉर्मूले में भी बताया हुआ है। अगर हमें n चाहिए तो n के लिए हम क्या करते हैं, मोलिकुलर मास जो होता है, जो एक्चुअल मास होता है कंपाउंड का, जो एक्चुअल मास होता है कंपाउंड का, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, इंपीरिकल फॉर्मूला के मास से, इंपीरिकल फॉर्मूला के मास से। तो इसलिए इस वाले एग्जाम्पल में, यानी एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देख सकते हैं कि जो हमने n निकाला हुआ उसके अंदर हमने क्या करा है, कंपाउंड के एक्चुअल मास को इंपीरिकल फॉर्मूला के मास से यानी 13 से क्या किया हुआ, डिवाइड करा हुआ है। और डिवाइड जैसे ही हम करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इंपीरिकल फॉर्मूला को इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला था जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, ये दिया हुआ CH, और इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करा। 6 से मल्टीप्लाई करते हमारा क्या आ गया, C6H6। तो हमारा जो ग्रीन कलर से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है C6H6, ये हमारा क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला या एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ये हमारे पास आ गया है। इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया दूसरा वाला। इसमें बोला गया है सपोज देयर इज अ कंपाउंड हुज इंपीरिकल फॉर्मूला इज AB2। तो इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका इंपीरिकल फॉर्मूला, अगेन एक्चुअल फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, वो तो हमें निकालना है, हमें इंपीरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। इंपीरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है AB2। क्या दिया हुआ है, AB2। एक A है और B2 है, चलो भाई ठीक है। एंड मास इज 4 ग्राम, और इस इंपीरिकल फॉर्मूला का हमें मास भी दिया हुआ कितना, 4 ग्राम। चलो भाई, और साथ में जो एक्चुअल एक्चुअल कंपाउंड है वो तो खैर हमें नहीं पता उसका फॉर्मूला क्या, पर जो एक्चुअल कंपाउंड है उसका हमें मास दे रखा है 60 ग्राम। तो हमसे जो एक्चुअल मोलिकुलर फॉर्मूला है वो पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सा दोबारा से दिमाग लगाते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला का मास है 4 ग्राम, और जो एक्चुअल फॉर्मूला उसका मास है 60 ग्राम। तो 4-4 ग्राम वाले मुझे कितने फॉर्मूलाज इस्तेमाल करना पड़ेंगे, 4-4 ग्राम वाले मुझे कितने फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे ताकि उन सबका मास, टोटल मास कितना आ जाए, 60 आ जाए। तो बेसिकली हमसे वही n पूछा जा रहा है। तो n कैसे निकलेगा, कंपाउंड का एक्चुअल मास अपॉन में इंपीरिकल फॉर्मूला का मास, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा ये 15 आया है, 15 का मतलब है कि मुझे 15 इंपीरिकल फॉर्मूलाज लेने पड़ेंगे। मुझे टोटल 15 इंपीरिकल फॉर्मूलाज लेने पड़ेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, हमारा ओरिजिनल एक्चुअल मोलिकुलर फॉर्मूला मिलेगा। तो एक तरीके से हमें क्या मिल गया, हमारा n मिल गया, यानी वो नंबर मिल गया जिससे अगर हम इंपीरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करें तो हमें हमारा ओरिजिनल मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बच्चों हमारा ये AB2 क्या था, इंपीरिकल फॉर्मूला, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और 15 हम निकाल चुके हैं। जैसे इससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A15 एंड B30। तो ये A15 एंड B30 हमारा क्या आ गया, इंपीरिकल फॉर्मूला, नहीं एक्चुअल फॉर्मूला, इंपीरिकल तो दिया हुआ है। ठीक, तो A15 एंड B30, A15 एंड B30 ये हमारा क्या आ गया, एक्चुअल फॉर्मूला। क्या आ गया, हमारा एक्चुअल फॉर्मूला आ गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं जरा।
ठीक है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, इस वाले को हम ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले। ये हालांकि मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं। अब ये थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है भाई। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें वही सबसे पहली बात एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक्चुअल फॉर्मूला ही निकालना है, पर इसके अंदर हमें जो चीज़ें हैं वो थोड़ा अलग तरीके से दी हुई हैं। हमें यहाँ पे कंपोजिशन दी हुई है, हमें बोला गया है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, एक है हमारा कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। और हमें उन सब की परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है। कार्बन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो है 54.2%। वो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो है 9.2%। और जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो है 36.6%। ठीक है, अब हमसे बोला गया है इंपीरिकल फॉर्मूला बताओ और साथ में एक्चुअल फॉर्मूला बताओ। और हाँ, क्वेश्चन में एक चीज़ और मेंशन करी हुई है कि जो हमारा एक्चुअल मोलिकुलर मास है कंपाउंड का वो कितना है 88 यू। तो सबसे पहले हमें चाहिए इंपीरिकल फॉर्मूला, कि वो इंपीरिकल फॉर्मूला भी हमारे पास फिलहाल नहीं है। तो एक काम करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले बॉक्स आपको इसी तरीके से बनाना है, टेबल आपको एज इट इज इसी तरीके से बनानी है। ठीक है, फिर जो भी परसेंटेजेस हैं आप उनको लिख लीजिए उनके एलिमेंट्स के सामने। ठीक है, अब जो भी परसेंटेज है, अब उस परसेंटेज को हटाकर क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। परसेंटेज को हटा के क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। परसेंटेज को हटा के क्या लगा दो, ग्राम। यानी बेसिकली हमने क्या करा, जो हमारा कंपाउंड का जो परसेंटेज दे रहा था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मास में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम लगा दिया इसलिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हमारे पास मोल्स कितने हैं वो निकालते हैं। तो अब ऑब्वियस ही बात है, अगर हमें मास से मोल में कन्वर्ट करना है तो मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी हमें मास दिया हुआ है हम उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं। से हमें कार्बन के मोल्स निकालने हैं, तो कार्बन का मास कितना दिया है 54.2 ग्राम, और हम कार्बन है तो उसका मोलर मास कितना होता है 12, तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे कितना आया 4.5। सेम वे में हाइड्रोजन के मोल्स निकालने हैं, तो हाइड्रोजन का तो 1 होता है, डिवाइड कर कितना आया 9.2। और ऑक्सीजन का अगर हमें मोल्स निकालना है तो गिवन मास को हमने डिवाइड कर दिया, ऑक्सीजन का जो मास होता है 16, डिवाइड करने पर आया 2.3। चलो, ये तो हमारे पास मोल्स निकल गए कि मोल्स हमारे कितने हैं। अब थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो इन तीनों में से सबसे छोटा जो नंबर आया वो कितना आया है 2.3 आया है। सबसे जो छोटा नंबर आया वो आया 2.3। अब हमें तो रेशो चाहिए, कि इंपीरिकल फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था कि इंपीरिकल फॉर्मूला जो होता है एग्जैक्ट नंबर कितने हैं हमारे एटम्स के वो नहीं बताता। इंपीरिकल फॉर्मूला सिर्फ हमें ये बताता है कि हमारे कंपाउंड में एटम्स के रेशो कितने हैं। तो रेशो निकालने के लिए हमने क्या करा, रेशो को निकालने के लिए हमने क्या करा, जो सबसे छोटा नंबर आया है आप देख सकते हैं, ये सब हमने क्या निकाल रहे थे मोल्स, 4.5, 9.2 एंड 2.3, ये सभी हमारे मोल्स हैं। इन सभी मोल्स में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 2.3। तो मोल्स के रेशो को निकालने के लिए, यानी सिंपल रेशो को निकालने के लिए हमने इन सभी मोल्स को डिवाइड कर दिया किससे 2.3 से, 2.3 से डिवाइड, 2.3 से डिवाइड, 2.3 से डिवाइड। तो अगर हम डिवाइड करें तो ऊपर वाला अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ रहा है 2 के, ये वाला बराबर आ रहा है 4 के, और ये तो पूरा कट जाएगा, और ये आ रहा है हमारे बराबर 1 के। लेकिन हाँ, जो ऊपर वाला थोड़ा सा नोटिस कर रहे हैं, जो ऊपर वाला आ रहा है वो लगभग आ रहा है 1.9। तो हमारा ऊपर वाला जो है फर्स्ट रेशो, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो आता है लगभग 1.9 समथिंग 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 कुछ आ रहा है। तो हम देख सकते हैं 1.9, तो ये नंबर काफी ज्यादा क्लोज है किसके 2 के, 1.9 समथिंग समथिंग आ रहा है, तो ये नंबर काफी ज्यादा क्लोज है किसके 2 के। तो हमने अप्रोक्सीमेटली उसको बराबर मान लिया है, तो हमने अप्रोक्सीमेटली इसको बराबर मान लिया किसके 2 के। ठीक है भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम देख सकते हैं कार्बन का रेशियो कितना आया 2, हाइड्रोजन का रेशियो कितना आया 4, और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया 1। तो रेशियो तो आ गए, जब रेशियो आ गए तो हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो देखो देयरफॉर इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आया, कार्बन 2, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन हमारा 1। तो C2H4O1 ये हमारा क्या आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब इंपीरिकल फॉर्मूला चलो आ गया, इसका कुछ मास भी होगा, इसका मास हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका मास कैसे निकलेगा वैसे तो आप निकाल ही सकते हैं। कार्बन का होता है 12, कार्बन हमें दिए हुए हैं 2, एंड हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन हमें दिए हुए हैं 4, एंड ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन हमें दिए हुए हैं 8। जब हम सबको सोल्व कर लेंगे तो 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा 24, 4, एंड हमारे पास आ जाएगा 16। अब देख सकते हैं 4 और 16 कितने हुए 20, 20 एंड प्लस 24 कितना आ गया 44। तो हमने पहले से ही कैलकुलेट करके लिखा हुआ है 44 यू।
तो 44U हमारा क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। बट थोड़ा सा आप ध्यान दें कि जो हमारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसके अंदर हमें एक्चुअल मास भी दिया हुआ कंपाउंड का, यानी जो ओरिजिनल कंपाउंड है जो कि हमें निकालना है उसका एक्चुअल मास कितना है 88U, और हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना है 44U। अब एक बात बताएं आप, नॉर्मल सा कोई भी इंसान अगर थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाए तो यहाँ पे वो देख सकता है कि 44U मास वाले 44U मास वाले मुझे कितने एम्पिरिकल फॉर्मूला लगेंगे ताकि मेरा मास कितना हो जाए 88U हो जाए। तो कोई भी देख सकता है कि 44U वाले कितने लगेंगे, दो बार ही लगेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर आपसे पूछ रहा है कि 44U मास वाला एम्पिरिकल फॉर्मूला कितनी बार यूज होगा ताकि मास कितना आ जाए 88U आ जाए, तो कोई भी देख के बता सकता है कि 44U वाले हमें कितने एम्पिरिकल फॉर्मूला लगेंगे, तो 44U वाले हमें कितने एम्पिरिकल फॉर्मूला लगेंगे, दो, ताकि हमारा वो ओरिजिनल फॉर्मूला के बराबर आ जाए। तो बस एन हमें निकल गया। ये तो बस मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा था। और तो फॉर्मूला हमारे पास है क्या, एक्चुअल कंपाउंड का मास अपॉन में इंपीरियल फॉर्मूला का मास। तो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम फॉर्मूला जानते ही हैं, एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो कैसे निकलेगा, अगर हम इंपीरियल फॉर्मूला को इस एन से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इंपीरियल फॉर्मूला को इस एन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा। तो जो हमारा इंपीरियल फॉर्मूला था अभी हम निकाल चुके हैं उत्तर, क्या था इंपीरियल फॉर्मूला C2H4O1। ये यहाँ से हमारा आया है इंपीरियल फॉर्मूला, और ये इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 2 से। अभी 2 कहाँ से आया, ये निकाला हुआ हमने। तो 2 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा फॉर्मूला आ गया C4H8O2। तो C4H8O2 ये हमारा क्या आ गया, एक्चुअल फॉर्मूला। क्या आ गया, एक्चुअल फॉर्मूला। ये हमारा क्या आ गया, एक्चुअल फॉर्मूला। आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी तो खैर इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता लगाना है कि इंपीरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है नहीं। अगर दिया हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो आप इंपीरिकल फॉर्मूला को सबसे पहले निकालें। इंपीरिकल फॉर्मूला को निकालने के बाद उसके मास को निकालें। देन हमें उस नंबर को फाइंड करना है जिससे हम इंपीरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें ओरिजिनल फॉर्मूला मिलेगा। अब वो नंबर हमें कैसे मिलेगा, वो नंबर हमें मिलता है इस वाले फॉर्मूले से। हालांकि ये फॉर्मूला बनाना मैंने आपको पहले बता ही दिया कि जो हमारा ये फॉर्मूला है एन वाला, जो हमारा ये फॉर्मूला है एन वाला, यानी ये वो नंबर है, ये वो नंबर है जिससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इंपीरिकल फॉर्मूला को। तो ये कैसे निकलता है, एक्चुअल मास जो है कंपाउंड का वो डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला का मास, यानी जो एक्चुअल मास है कंपाउंड का उसको अगर हम डिवाइड कर दें इंपीरिकल फॉर्मूला के मास से तो हमें एन मिल जाएगा। और फिर उस एन से हम उस एन से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, फिर हम उस एन से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इंपीरिकल फॉर्मूला को। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया था कि हमने n से मल्टीप्लाई करा किसको, इंपीरिकल फॉर्मूला को, ताकि हमें एक्चुअल फॉर्मूला मिल सके। तो ये हमारा आ गया जी एक्चुअल फॉर्मूला। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इंपीरिकल फॉर्मूला ही पूछा है और कुछ नहीं पूछा। इसके अंदर हमसे क्या बोला गया है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, और हमें उनकी परसेंटेज दे रखी है 92.3% एंड 7.7%। बस हमें ये डेटा दिया हुआ और कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, टेबल हमने बना दिया सुंदर सा। ठीक है, फिर कार्बन और हाइड्रोजन और उनके सामने उनकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज लिख दी है। फिर हमने बोला था अगले स्टेप में कि इसको मास में कन्वर्ट कर लेना है, तो हम मास वाले स्टेप पर आ गए। तो परसेंटेज हटा के हमने ग्राम ग्राम लगा दिया। देन उसके बाद हमें निकालने होते हैं मोल्स। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा कंपाउंड है उसके मास को आप डिवाइड कर दो उसके मोलर मास से। तो हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो कार्बन है, तो कार्बन के मास को हमने डिवाइड कर दिया कार्बन के मोलर मास 12 से। डिवाइड करने के बाद में कितना आया 7.69। वहीं अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास क्या है 7.7, और जो उसका मोलर मास है वो है 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 7.7 हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। फिर हमें तो इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला के लिए हमें क्या निकालते हैं, रेशो। अब रेशो कैसे निकालें, तो इन दोनों मोल्स में अब देखो छोटा नंबर कौन सा है, ये ऊपर वाला लिखा हुआ है 7.69, ये हमारा छोटा नंबर है। ठीक है, तो इससे ही ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को, यानी ऊपर वाले मोल्स को और नीचे वाले मोल्स को दोनों को डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करके हमारा कितना आया 1, और ये भी काफ़ी ज़्यादा पास क्लोज नंबर ही है, तो डिवाइड करके ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा
1 ही आएगा। तो हम देख सकते हैं कार्बन का रेशो भी 1 है, हाइड्रोजन का रेशो भी 1 है। तो 1-1 अगर रेशो है तो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH, यानी कार्बन भी 1, हाइड्रोजन भी 1। तो ये हमारा CH क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब अगर बाय चांस हमसे पूछा जाए ओरिजिनल फॉर्मूला बताओ, तो हम ओरिजिनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, देखो जरा, कि मान लेते चलो ये क्वेश्चन ही, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और दी है, हमें मैंने डेटा ऐसे लिखा नहीं है, पर इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और दे रखी है। क्या दे रखा है, गिवन गिवन है कि जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला मास है इस कंपाउंड का वो कितना है, 78 U। इंपेरिकल फॉर्मूला तो हम निकाल ही चुके हैं, तो इंपेरिकल फॉर्मूला का भी कुछ मास होगा, कितना होगा, 12+1। कैसे निकला भाई 12+1, इंपेरिकल फॉर्मूला लिखो साइड में, ये है CH। अब ये हमारा है इंपेरिकल फॉर्मूला, इसका मास कैसे निकलेगा, कार्बन है 1, 12, हाइड्रोजन है 1, तो हाइड्रोजन कितना मास होता है 1, दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया 13U। तो बच्चों हम देख सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना है 13U, और जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है उसका मास कितना है 78U। अब फिर अगेन वही कहानी, ये हमसे पूछ रहा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला का मास है 13U, एक्चुअल फॉर्मूला का मास है 78U। तो कितने इंपेरिकल फॉर्मूला लगेंगे 13U वाले, कितने इंपेरिकल फॉर्मूला लगेंगे 13U वाले, ताकि वो क्या बन सके 78U बन सके। तो बेसिकली डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, ये गया 1 पर, ये गया 6 पर, जो कि देखो हमने यहाँ पे करा भी हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं इधर हमने करा भी हुआ है कि 78 डिवाइडेड बाई 13, तो डिवाइड होकर कितना आया 6 आया। तो इसका मतलब हमें 6 इंपेरिकल फॉर्मूला लगेंगे ताकि हमें हमारा क्या मिल सके, एक्चुअल फॉर्मूला मिल सके। तो हमने क्या करा, इंपेरिकल फॉर्मूला को इस नंबर 6 से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया C6H6। तो C6H6 हमारा क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला। तो बच्चों आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आपने इतने प्यार से सुना, ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें घर पर, जो मैंने वर्कशीट आपको दी हुई हैं क्लास के अंदर या ग्रुप के अंदर, आप उनको ज़रूर देखें, और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नमस्ते, जय माता दी।